हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं ज़िंदगी का आनंद मान रहे हैं और उसके साथ ही क्या है कि अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ दी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है श्रम की असीमित पूर्ति, लुईस का सिद्धांत, लुईस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस थ्योरी के पीछे क्या लॉजिक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और उस तरह से विकास की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है। इसके लिखित नोट जो हैं वो मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, उसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट जो है सही लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लुईस का सिद्धांत। देखो, लुईस जो है उसने अपने जो थ्योरी है दैट ही हैज़ गिवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई का जो उसका टॉपिक जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उसके अंदर जो है उन्होंने लुईस का जो सिद्धांत है वो बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो बेरोज़गारी पाई जाती है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, छिपी हुई बेरोज़गारी होती है। इसका मतलब है कि दिखने में हमें लगता है कि बंदा काम कर रहा है बट वो काम नहीं कर रहा होता। जैसे मान लो आपके घर के अंदर 10 मेंबर हैं और 10 के 10 एक ही दुकान पे बैठते हैं और दुकान पे 2 लोगों की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि 8 लोग जो है वहाँ पे फालतू हैं। इसका मतलब है कि काम को करने के लिए जितने लोग चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा लोग काम पे लगे होते हैं। अगर इनमें से कुछ लोगों को हम हटा दें तो कुल उत्पादन में कमी नहीं होती। इस प्रकार ये जो श्रमिक होते हैं इनकी सीमांत उत्पादिता जो होती है 0 होती है, 0 होती है। अल्पविकसित देशों के अंदर लुईस ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये दिया है। उसके मुताबिक ये है कि जो अल्पविकसित देश है अगर वो अपनी श्रम शक्ति का प्रयोग जो है पूंजी निर्माण के लिए करते हैं तो देश का आर्थिक विकास जो है बहुत ही तेजी के साथ हो सकता है। अल्पविकसित देशों के अंदर पूंजी की कमी पाई जाती है और ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे देखो जो लोग होते हैं उनकी आय जो होती है कम होती है, जिसकी वजह से उनकी बचतें कम होती है तो निवेश कम होता है। निवेश की दर जो होती है ज़्यादातर 5% से लेके 10% तक होती है। जब हमने आर्थिक विकास करना है तो ये कम से कम जो है 15 से 20% होनी चाहिए। श्रम जो होता है बहुत असीमित मात्रा के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर हम जो असीमित श्रम की पूर्ति जो है उसका सही प्रयोग करते हैं, पूंजी निर्माण के अंदर काम करते हैं तो निवेश की दर को हम बढ़ा सकते हैं। इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या अजम्पशन है? देखो, जनसंख्या जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, कुछ अल्पविकसित देशों के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और जिसके कारण क्या होता है कि छिपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है। और उस वजह से क्या होता है कि जो लोग दिखता है काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनकी सीमांत उत्पादिता जो होती है 0 होती है, 0 होती है। और यहाँ पे जो जीवन निर्वाह, उनको जो मजदूरी मिलती है वो सिर्फ उनका गुजारा करने के लिए मिलती है, क्योंकि जो मजदूरी होती है उसकी पूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इनको जो जीवन निर्वाह मजदूरी की पूर्ति जो होती है पूरी तरह से लोचदार होती है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो है दोहरापन पाया जाता है। दोहरापन का मतलब होता है कि एक क्षेत्र ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा विकसित होता है और एक क्षेत्र ऐसा होता है जो बहुत पिछड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर 2 तरह के मुख्य क्षेत्र होते हैं, एक पूंजी का क्षेत्र, एक पिछड़ा हुआ प्राथमिक क्षेत्र जो कि एग्रीकल्चर होता है। और पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि देखो जो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है वहाँ पे मजदूरी की दर भी बहुत ज़्यादा होती है और प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसके अंदर मजदूरी की दर काफ़ी कम होती है और वो जीवन का गुजारा करने बराबर ही होती है। विकास की प्रक्रिया, देखो कई अल्पविकसित देशों जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है,
जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, बेरोज़गारी होती है, छिपी हुई बेरोज़गारी भी होती है, तो सीमांत उत्पादकता भी ज़ीरो होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है लेबर पाया जाता है। और अर्थव्यवस्था के अंदर भी क्या होता है कि दोहरापन पाया जाता है। एक पूंजीवाद हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है प्राथमिक होता है, एग्रीकल्चर होता है, जो कि पिछड़ा हुआ होता है। पूंजीवाद क्षेत्रों के अंदर जो है श्रमिकों की मजदूरी जो होती है जीवन निर्वाह से काफ़ी ज़्यादा होती है। उनकी उत्पादकता का, आय का, पूंजी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की तो वहाँ पे जो श्रमिक होते हैं उनकी उत्पादकता भी कम होती है, आय भी कम होती है और पूंजी का स्तर भी बहुत नीवा होता है और श्रमिकों को उतनी ही मजदूरी मिलती है जिससे वो अपने जीवन का गुजारा कर सकें। और अगर लुईस का ये मानना था कि अगर हम प्राथमिक क्षेत्र से श्रमिकों को पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, रोज़गार दे दें, तो श्रमिकों को जो मजदूरी देनी पड़ती है वो जीवन निर्वाह से तो ज़्यादा होती है, पर जो मजदूर पहले से ही पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं उनसे उनको कम मजदूरी मिलती है। तो इससे क्या होता है कि नेचुरली बेसिकली देखो जितनी उनकी उत्पादकता होती है उनके कम जो है उनको मजदूरी दी जाती है, चाहे वो जीवन निर्वाह से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उद्यमियों को क्या होता है, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है जिसको हम कैपिटलिस्टिक सरप्लस कह देते हैं, क्योंकि उन श्रमिकों को जो मजदूरी देनी पड़ती है वो उनकी सीमांत उत्पादकता से कम होती है। तो जो उद्यमियों को ये प्रॉफिट होता है, अतिरिक्त प्रॉफिट होता है, वो अपना बिजनेस और एक्सपैंड करते हैं, अपने लाभ को जो है निवेश के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि और पूंजी का निर्माण होता है और पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक देखो जो श्रमिक होते हैं उनको पूंजीवाद मजदूरी से मजदूरी कम मिलती है, क्योंकि जो उनको लाभ प्राप्त होता है उद्यमी को ये जो श्रमिक ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो उसको दोबारा से निवेश में डाल देते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब ये श्रमिक जो है पूंजीवाद मजदूरी की मांग करते हैं तो जो उद्यमी होते हैं उसका अतिरिक्त लाभ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि और पूंजी निर्माण नहीं होता, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जब वहाँ पे श्रमिक जो है वो कहते हैं कि हमें भी जो है पूंजीवाद मजदूरी के बराबर जो है मजदूरी दी जाए। विकास की प्रक्रिया, देखो लुईस ने ये कहा कि खुली अर्थव्यवस्था का उन्होंने सुझाव दिया कि जब देश के अंदर आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है उसका अंत हो जाता है तो उसके पास दो उपाय होते हैं। पहले तो वो होता है कि दूसरे देशों के अंदर वो बड़े पैमाने पर अपने जो लेबर होती है उसको माइग्रेट कर सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो श्रमिक होते हैं पूंजीवादी मजदूरी से कम दर पर काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि उद्यमियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा तो वो ज़्यादा निवेश कर सकते हैं और दूसरा अन्य देशों के अंदर से पूंजी का निर्यात किया जा सकता है और जिससे क्या होता है कि हम अपने दूसरे देशों के अंदर निवेश करने लग जाएं तो देश के अंदर निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा तो श्रमिकों की मांग कम हो जाएगी और वो कम मजदूरी के ऊपर भी जो है काम करने को तैयार हो जाती हैं। लुईस का ये मानना है कि विकास की प्रक्रिया जो है बैंकों के द्वारा जो साथ दिया जाता है उससे भी शुरू की जा सकती है। शुरू के अंदर क्या होता है कि जब बैंक क्रेडिट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, बट क्योंकि चीज़ें तभी बनी नहीं होती तो वो डिमांड करते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं, पर जब उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो कीमतों में होने वाली वृद्धि जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और आर्थिक विकास जो है तेज हो जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, देखो यहाँ से क्या है कि जो लेबर है उसको हम एकत्रीकरण करते हैं कि श्रमिकों को क्या करते हैं कि हम पूंजीवाद क्षेत्र में भेजते हैं, वहाँ पे उनको रोजगार दिया जाता है, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और महिला जो लेबर होती है उसको भी पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर भेज देना चाहिए। थोड़े से भाई स्पेलिंग जो है सही नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र की स्पेलिंग जो है इसको मैं ठीक करी थी।
तो यहाँ पे महिला श्रमिक को जो है उसको पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर रोजगार दे देना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो जब देश के अंदर जब जनसंख्या बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा लेबर जो होती है अवेलेबल होती है। तो जब हम उन्हें पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर काम दे देंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उद्यमी होता है उसको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, जिससे वो निवेश करता है। और देखो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लेबर पाई जाती है वो अकुशल होती है, तो उनको क्योंकि पूंजीवाद के अंदर जो हमें लेबर चाहिए, जो श्रमिक चाहिए, वो हमें कुशल पूर्वक चाहिए। तो उनको प्रॉपर जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, शिक्षा मतलब काम सिखाना चाहिए ताकि वो कुशलता को हासिल कर सके। और अविकसित अर्थव्यवस्था में देखो जब पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर जो है निवेश किया जाता है तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। तो पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर जो जीवन निर्वाह क्षेत्र से भी क्या होता है कि श्रमिक जाने लग जाते हैं। तो जो जीवन निर्वाह के अंदर तो उनको केवल जीवन निर्वाह मजदूरी प्राप्त होती है जो औसत उत्पाद के बराबर होती है, और जो वो पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर आते हैं तो उनको जीवन निर्वाह से ज़्यादा मिलती है, और जो पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर जो मजदूरी होती है उससे कम मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो उद्यमी होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है और वो प्रॉफिट जो है वो निवेश करते हैं, क्योंकि जब जीवन निर्वाह क्षेत्र के अंदर से श्रमिक पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी होती है, उनको पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर भेज दिया जाता है। तो जो बाकी श्रमिक होते हैं उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक खेत है, वहाँ पे 10 किलो की पैदावार होती है, वहाँ पे 5 लोग जो है काम लगे हुए हैं, तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति जो है उत्पादकता जो है 2 है। बट अगर हम वहाँ से 3 हटा के पूंजीवाद क्षेत्र में भेज देते हैं तो वहाँ पे 2 की जो सीमांत उत्पादकता है वो 5 kg बच जाएगी। तो पूंजीवाद का विकास होने से क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर भी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि श्रमिक जो है अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे OX में हम देखते हैं नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है, ये जो मजदूरी है ये सीमित जीवन निर्वाह क्षेत्र की है, और ये जो वेजेस हैं जो उनको दी जाती हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये उत्पादिता है, ठीक है, ये वाला जो है ABM जो है ये जो है बेसिकली ये उसकी सीमांत उत्पादिता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, M लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो यहाँ पे वेजेस जो दी जाती हैं ये वाला हिस्सा दी जाती हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह क्षेत्र से ज़्यादा होती हैं जब पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर वो काम करते हैं, तो इतना हिस्सा जो होता है प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट जो होता है दोबारा निवेश कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि इतने लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। और उसी तरह क्या है, देखो यहाँ पे भी जैसे CDN जो है सीमांत उत्पादकता है, लेकिन यहाँ पे वेजेस इतनी दी जाती हैं, तो ये हिस्सा जो होता है प्रॉफिट होता है, तो ये निवेश कर दिया जाता है, फिर उससे और लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो उत्पादिता है EFP है, लेकिन उसको वेजेस जो मिलती हैं वो इस बराबर मिलती है। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है वो सीमांत कैपिटलिस्ट प्रॉफिट का होता है। तो जब तक क्योंकि जो पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर जो मजदूर ट्रांसफ़र किए गए हैं, जब तक जो उद्यमी हैं उनको अधिक मिलता रहता है, तो वो क्या करते हैं, निवेश करते रहते हैं, जिससे और लोगों को रोज़गार मिलता है। पर जैसे ही क्या होता है कि वो अधिक मजदूरी की मांग करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे जो विकास की प्रक्रिया होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि निवेशों के जो उद्यमी होते हैं उनके पास निवेश करने के लिए सरप्लस नहीं होता। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। जैसे ये देखो AM, CN एंड EP जो है सीमांत उत्पादिता दिखाए हैं। जब OM श्रमिकों को रोज़गार दिया जाता है तो उनको OWM BM जो है मजदूरी देनी पड़ती है, जो कि सीमांत उत्पादिता से कम होती है, जीवन निर्वाह से ज़्यादा होती है। तो जो सरप्लस होता है उसको निवेश कर दिया जाता है, तो जिससे कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाती है। फिर और लेबर रखी जाती है, तो वहाँ पे भी सीमांत उत्पादिता CDN हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि और श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है, तो जिससे उद्यमियों को ये लाभ प्राप्त होता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो ज़्यादा मजदूरी की डिमांड नहीं करते। और उसी तरह क्या है कि जो बैंक क्रेडिट है, लुईस का ये भी मानना है कि विकास की जो प्रक्रिया है बैंकों के द्वारा की जाने वाली साख से भी शुरू की जा सकती है।
शुरू के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो सकती है, परंतु जब विकास में वृद्धि होती है तो उत्पादन भी बढ़ जाता है, तो कीमतों में होने वाली वृद्धि अपने आप खत्म हो जाती है। देखो, जो विकास की प्रक्रिया है एक समय के बाद वो अंत खत्म हो जाती है, वो अनिश्चित काल तक नहीं चलती, क्योंकि बेरोजगारी खत्म हो जाने पर श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है तो मजदूरी की दर बढ़ जाती है। जीवन निर्वाह क्षेत्र के अंदर जो होते हैं श्रमिक, क्योंकि वो पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो मजदूरी है वो बढ़ के पूंजीवाद क्षेत्र के बराबर हो जाती है, तो पूंजीवाद को जो है अधिक प्रॉफिट नहीं प्राप्त होता, जिसके कारण क्या होता है निवेश नहीं हो पाता। और उसी तरह जीवन निर्वाह क्षेत्र के अंदर भी क्या होता है कि जैसे वो लोग भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि मजदूरी की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि पूंजीवाद क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि तेज गति से जब विकास होता है तो अनाज की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो भी कहती हैं कि आपको जो है इनकी मजदूरी बढ़ा दो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है एक सीमा के बाद जो है बंद हो जाती है। लुईस का ये मानना है कि खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो दो उपाय होते हैं, एक तो क्या होता है कि अन्य देशों के अंदर हम बड़े पैमाने पर श्रमिकों का माइग्रेशन कर सकते हैं, तो जिससे क्या होता है कि ये श्रमिक जो होते हैं पूंजीवादी मजदूरी से कम दर पर काम करने को तैयार हो जाएंगे, और इस प्रकार उद्यमियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और वो ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि दूसरे देशों के अंदर जो है पूंजी का निर्यात, क्योंकि जब हम दूसरे देशों से लेबर को मंगवाते हैं तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूंजीवादी मजदूरी से कम दर पे वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, और दूसरे देशों के अंदर भी पूंजी हम निवेश कर सकते हैं, तो जिसके अंदर हमारे देश के अंदर क्या है कि निवेश कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से श्रमिकों की मांग कम हो जाएगी, तो वो कम रेट पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लॉ है इसके अंदर जो है इसकी आलोचना भी की गई है। एक तो क्या है कि जो ये जो सिद्धांत है, देखो इसका जो क्षेत्र है बहुत ही लिमिटेड है। ये मानता है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे जो लेबर होती है उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, असीमित पूर्ति है, परंतु कई ऐसे देश होते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे जो लेबर होती है उसकी जो सप्लाई होती है अनलिमिटेड नहीं होती, तो ये उन अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर लागू नहीं होता। और दूसरा जो है ये कह देता है कि जैसे वो प्राथमिक क्षेत्र से पूंजीवाद क्षेत्र में चले जाएं, ठीक है, तो जो लेबर होती है उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक किते से दूसरी किते जाना वो ज़्यादा आसान नहीं होता। और उसी तरह क्या है कि देखो जो स्थिर जीवन निर्वाह मजदूरी है वो स्थिर नहीं रहती, और वो पॉसिबल नहीं है कि वो कांस्टेंट रहे। और उसी तरह क्या है कि देखो जो उद्यमी है, बहुत ज़्यादा उद्यमी जो होते हैं अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि अल्पविकसित देशों के अंदर जो उद्यमी होते हैं पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते, तो इसलिए जो असीमित लेबर पावर होती है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई गुना इनकम के अंदर इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे अल्पविकसित देशों के अंदर जो है बेसिकली कि उद्यमी जो है अपने लाभ को निवेश करते हैं तो वो मल्टीप्लायर के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा इनकम इंक्रीज होती है, बट अल्पविकसित देशों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा ऑपरेटिव नहीं होता। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य नहीं होती जीवन निर्वाह के अंदर, क्योंकि कृषि के अंदर मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये कितनी छिपी हुई बेरोजगारी है वहाँ पे। और उसी तरह क्या है कि देखो धन की असमानता भी होती है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वही पूंजी का निर्माण कर सकते हैं और वही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं गरीब लोग होते हैं उनके अंदर असमानता बढ़ जाती है। और उसी तरह जो मुद्रास्फीति है वो बेसिकली जो है स्वयं नाशिक होती है। जैसे भारत जैसा अल्पविकसित देश है, जब एक बार इन्फ्लेशन शुरू हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसी तरह क्या है कि कुल मांग की जो है अवहेलना की है कि पूंजी क्षेत्र जितना भी बनाता है उसका बेसिकली जो है कितना डिमांड है उस चीज़ को इसने नहीं दिया। और उसी तरह क्या है कि ये भी चीज़ जो है लुईस की
कि अल्पविकसित देशों के अंदर सिर्फ जो पूंजीवाद क्षेत्र होता है वो ही बचत करता है, क्योंकि जो घरेलू क्षेत्र होते हैं, जो सरकारी क्षेत्र होते हैं, वो भी काफ़ी बचत करते हैं। चाहे देखो क्या है कि जो लुईस का सिद्धांत है इसके अंदर कई त्रुटियां हैं, परंतु लुईस का सिद्धांत जो है आर्थिक विकास किस तरह से करना है ये काफ़ी जो है उन्होंने बताया है, और काफ़ी चीज़ें जो है जैसे जनसंख्या के अंदर वृद्धि है, इन्फ्लेशन है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, पूंजी निर्माण है, उनका उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब जो है स्टडी एनालिसिस अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया है।